स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल प्लस टू एकेडमी में। आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले टॉपिक समझते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, सीखेंगे क्या। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी पूरे यूरोप में, जो एक कॉन्टिनेंट है यूरोप, उस पूरे कॉन्टिनेंट में कैसे नेशनलिज्म डेवलप होता है, देशभक्ति डेवलप होता है। और पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ का देशभक्ति किस चीज के लिए है। यहाँ का देशभक्ति अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं, सारे लोग इकट्ठा होंगे मोनार्की सिस्टम को खत्म करने के लिए। राजा वाला जो सिस्टम था उसको कैसे खत्म करके एक डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश करेंगे, इसके लिए सब लोग इकट्ठा होंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स थे जिनके कारण सारे लोग यूनाइट हुए और एक साथ मिलके मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठी। तो एक एक करके सारे फैक्टर्स हम देखेंगे क्या क्या चीजें लीड करते हैं। तो सबसे पहला है द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। पहला फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मिडिल क्लास के आने से या उदय होने से या स्टार्ट होने से देशभक्ति कैसे डेवलप हो सकती है, मिडिल क्लास कौन सा बड़ा रोल प्ले कर लेगा। तो जैसे अक्सर अपने लाइफ में आप सुनते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो मिडिल क्लास फैमिली एक्चुअली होता क्या है? तो मिडिल क्लास फैमिली का मतलब होता है कि जो लोग अपनी अर्निंग्स करते हैं ना, अपने नॉलेज और स्किल्स के बेस पे, ये किसी से भीख नहीं मांगेंगे, बहुत बड़े रिच बिजनेसमैन नहीं होते हैं। एक बिजनेस वर्किंग क्लास होती है जो अपना फिजिकल एफर्ट देती है, स्किल्स नॉलेज के बेस पे अर्निंग करती है और अपना घर चलाती है। तो इसको कहते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली। तो इतना तो समझ में आ गया, मिडिल क्लास जो कि पढ़ी लिखी लोग होंगे, क्योंकि वो अपने नॉलेज और स्किल्स के बेस पे वो अर्निंग करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग होंगे। तो यानी यहाँ पे ये पूरा पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ी, लोग पढ़ लिख गए, पढ़ने लिखने के कारण थोड़ा सा सेंस ऑफ एबिलिटी डेवलप होगा, जिसके कारण उनमें सही और गलत का डिफरेंशिएट वो कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बात किया था कि फ्रांस में 3 टाइप के लोग रहते थे, नोबल, क्लर्जी और पीजेंट। पीजेंट सारे लोग टैक्स दिया करते थे, नोबल क्लर्जी टैक्स नहीं देते थे। तो जरा सोचो, जो सदियों से कोई पीजेंट वाला जो आदमी है, खेतों में काम कर रहा है किसी लैंडलॉर्ड के या किसी भी जमींदार के आगे, किसी तरह उसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया या इंजीनियर बनाया, कहीं बाहर भेज के पढ़ाया लिखाया, और वो पढ़ लिखने के बाद जब वो घर आएगा तो उसके फादर बोलेंगे चलो बेटे मेरा हाथ बटाओ, खेतों में काम करो, हमें टैक्स देना, इस टाइप से। जब उसको पता चलेगा कि हमारे देश का ऐसा सिस्टम है, हम ही टैक्स दे रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं अब वो डॉक्टर जो बन गया है या इंजीनियर बन गया है, वो तो बोलेगा पापा ये तो गलत है, हम ही क्यों टैक्स दें, बाकी के लोग भी तो टैक्स दें, और हम ही क्यों वही खेतों में काम करें। तो क्वेश्चन उठेंगे। तो इस तरह से एक सिनेरियो आया 17th सेंचुरी में कि यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब लोग पढ़ लिख गए तो समझ में आया कि जो सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है वो तो अनजस्ट है, सही नहीं चल रहा है। एक ही पार्ट, एक ही आदमी क्यों टैक्स दे, जब बराबर है, सब कुछ है, तो इकट्ठा होना लोग इकट्ठा हो और आवाज उठाए इस सिस्टम के अगेंस्ट में। तो यही फैक्टर यहाँ पे कहता है राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, यानी जब लोग पढ़ लिख गए तो एक नए क्लास का उदय हुआ, जो जॉब करने वाले थे, नौकरी करने वाले थे, और वो लोग इकट्ठा होके अब वो सब एक साथ डिमांड करेंगे कि नहीं, अपना वो गुट बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे कि ये सिस्टम सही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है कि एजुकेटेड पीपल डिमांड्स नेशनल यूनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज का मतलब हो गया कि जो राजा महाराजाओं को बाय बर्थ जो राइट्स मिल रहे थे उसको एंड करने की बात करी जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम गलत है सबको बराबर देने का। तो अब जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ उनकी डिमांड भी होगी। जो पढ़ लिख गए, जो नए सोच वाले जो लोग हैं, उनको लिबरल कहा गया। लिबरल्स उनको कहते हैं जो पढ़ लिख गए और जो उनकी थिंकिंग अब चेंज हो गई। अब हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे लिबरल और कंजर्वेटिव क्या होते हैं, क्योंकि ये जरूरी है जानना। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं लिबरल का मतलब नई सोच वाले जो लोग थे, जो अब पुरानी सोच के अगेंस्ट में थे या नई चीज चाहते थे, नई चीज की डिमांड करने वाले थे। तो उन्होंने अपना लिबरल नेशनलिज्म शुरुआत की, उन्होंने कुछ डिमांड रखी, पढ़ लिख गए, इकट्ठा हो गए, एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि उन्होंने अब ग्रुप बनाने के बाद राजाओं के सामने या जो जनता थी उनके सामने कुछ पॉइंट्स रखे, कुछ डिमांड रखे कि हमारी ये डिमांड है, ये चीज बदलनी चाहिए। तो क्या क्या चीज बदलेगी? तो लिबरल डिमांड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पहला डिमांड उनका ये था कि इंडिविजुअल को सबको एक आजादी मिले और
सबको, सब कानून के सामने क्या हो, बराबर हो, इन मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले। कानून के सामने बराबर कहने का मतलब टैक्स सभी दे, जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे थे उसको एंड किया जाए, यानी सबको एक तराजू में तौला जाए, सब एक समान हो। दूसरा कह रहा है कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेज, तो यानी बाय बर्थ नोबल और क्लर्जी को जो टैक्स फ्री थे वो अबॉलिशन किया जाए। तीसरा कहा गया कि मोनार्की सिस्टम नहीं चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बने और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू रूल किया जाए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने और पार्लियामेंट के थ्रू रूल किया जाए। मोनार्की सिस्टम नहीं हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, हम अपना लीडर खुद चुनेंगे। एंड द लास्ट वन इज फ्रीडम ऑफ मार्केट, बोला गया कि मार्केट भी फ्री किया जाए, यानी लिबरलाइज किया जाए। लिबरल लोगों ने जब मार्केट फ्री करने की बात कही तो लिबरल से वर्ड बना लिबरलाइज या लिबरलाइजेशन। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट यानी ओपन मार्केट हो जाए। ओपन मार्केट का मतलब कि कोई भी आदमी, जैसे मान लो यहाँ पे जयपुर का कोई बंदा है, अगर वो दिल्ली जाके ट्रेड करना चाहता है तो वहां जाके ट्रेड करे, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो फ्रीली कहीं भी विद इन द कॉन्टिनेंट कंट्री कहीं भी जाके व्यापार कर सके, सारे रूल्स उस फेवर में बने, मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट हो। जर्मनी में इस चीज को ज़ोल्वेरिन बोला गया, जो कि 1834 में स्टार्ट हुआ था। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि क्या होता है कंजर्वेटिज्म, क्या होता है लिबरलिज्म, क्या होता है, तो थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक आ चुका है हमारा। तो लिबरल कंजर्वेटिज्म होते क्या है थोड़ा समझते हैं। अपने इंडिया के टर्म्स में हम समझते हैं इसको, अपने आप हम रिलेट कर लेंगे यूरोपियन टर्म्स में। तो पहले अपने देशी भाषा में समझ लेते हैं। तो मान लो कि दो दोस्त हैं, एक की फैमिली लिबरल है और एक की फैमिली कंजर्वेटिव है। अब देखो दोनों की पढ़ाई लिखाई होगी, जॉब वॉब कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का एक आखिरी जो हेडक होता है शादी ब्याह करवा देना। तो मान लो कि दोनों बच्चे की शादी वाली बात आती है, लेकिन अब दोनों ने ऑलरेडी अपना मतलब शादी का पार्टनर सेट कर रखा था, अपना प्यार वार करते थे। तो बात आई पापा को बताने की कि हम ऑलरेडी किसी से मतलब शादी करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से। तो जिसकी फैमिली लिबरल होगी तो वो बताएगा अपने मतलब पापा को कि मैंने ऑलरेडी मैं किसी से प्यार करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो पेरेंट्स सुनेगा, पहला सवाल यही होगा कि भाई कौन से बिरादरी से है, मतलब अपने कम्युनिटी में है, अपने कास्ट जाति धर्म में है या नहीं है। तुम बोलोगे कि चलो दूसरे कास्ट से बिलोंग करती है, तो जो लिबरल फैमिली वाला जो पेरेंट्स होगा ना, बोलेगा ठीक है तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, दैट्स इट। अब यही सिनेरियो कंजर्वेटिव फैमिली में आते हैं। तो भाई बच्चा बताया कि मैं मतलब किसी से प्यार करता हूं, तो पापा पूछेंगे वही सेम सवाल कि अपनी बिरादरी का है, मतलब अपनी कम्युनिटी अपनी कास्ट का है या नहीं है। तुम बोलोगे नहीं दूसरे कास्ट का है, तो बस कमरे में दे बेल्ट, दे कुटाई, दे दमादम दम। तो यानी वो डायलॉग यही आएगा कि हमारी इज्जत खत्म हो गई, हमारे मूंछों का शान खत्म हो गया, इस टाइप से। तो कंजर्वेटिव फैमिली जो होती है या कंजर्वेटिव, देखो कंजर्वेटिव और लिबरल जो होता है ना, एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया कि पुरानी सोच को लेकर चलने वाला, अपने आप को नहीं बदल पाता है समय के साथ। वही जैसे कि मतलब कोई फैमिली है कि औरतों को घूंघट रखना है, तो वो पुरानी रूढ़िवादी सोच को लेकर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी टाइप की जो थिंकिंग होती है। तो यूरोपियन में भी अगर हम इसी चीज को हम रिलेट करें, तो जो नए लोग होंगे मतलब नई सोच वाले होंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, वो लिबरल कहलाए। कंजर्वेटिव मतलब पुरानी सोच को लेकर चलेंगे, अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे समय के साथ, तो वो कंजर्वेटिव कहलाए। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि जो लोग मोनार्की सिस्टम को पसंद करते थे या उसको अडॉप्ट करते थे, तो किस में आएंगे, लिबरल या कंजर्वेटिव? आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो कि लिबरल या कंजर्वेटिव। आगे देखते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव लोग कौन थे और लिबरल लोग कौन थे। अब देखते हैं इस टॉपिक में एक्चुअली हुआ क्या। हमने शुरू में देखा था कि नेपोलियन बोनापार्टे जो था, फ्रांस का राजा बनता 1804 में और बहुत सारी टेरिटरी को अपने अंडर करता है और अच्छा रूलर भी था। कुछ नेगेटिव चीजें भी थी जो हमने देखा था, लेकिन उसको ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलके कंबाइन उसको अटैक करेंगे और नेपोलियन को हराएंगे। मतलब इतना स्ट्रांग था नेपोलियन, फ्रांस का राजा, कि आप समझ सकते हो कि 4 देश मतलब ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे मिलके अटैक करेंगे। और इसी लड़ाई को हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू।
वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब चार देश मिलकर हरा रहे हैं तो हारना तय है। तो बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन हार जाता है। अब हारने के बाद देखो सिंपल सा होता है, जीतने वाला शर्त रखेगा हारने वाले के सामने और हारने वाला साइन करेगा, इसको बोलते हैं ट्रीटी। मतलब क्योंकि अब जीता है तो उसका रिवॉर्ड होना चाहिए, तो ट्रीटी होती है जिसको हम बोलेंगे ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना जो होगा वो कहां पे होस्ट होगा, तो जो भी ट्रीटी होती है ना, जिस शहर में सिग्नेचर होता है हारने और जीतने वाले के बीच में, उसी के नाम से ट्रीटी का नाम हो जाता है। जैसे कि ये जो था ट्रीटी ऑफ वियना हम पढ़ेंगे अभी, तो वियना में ये ट्रीटी हुआ था। वियना कहां है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। और उस वक्त ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, देखो चांसलर यानी प्राइम मिनिस्टर। आज हम प्राइम मिनिस्टर वर्ड मतलब अपने देश में प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं, उधर यूरोपियन कंट्रीज में जैसे जर्मनी हो गया या तुम्हारा इटली हो गया, इन सब देशों में चांसलर वर्ड यूज किया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो होता है वो कौन होस्ट करेगा, किसने ऑर्गेनाइज किया, सारा सेटअप कौन किया, तो ड्यूक मेटरनिक उस वक्त का चांसलर था। ये बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, हु होस्ट द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की ट्रीटी या वियना की संधि को किसने होस्ट किया, तो ड्यूक मेटरनिक ने किया। कहां का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन से ईयर में वियना का ट्रीटी होता है, तो 1815 में होता है, जिस साल बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई होती है। तो ये तो हो गया कि कैसे ये नेपोलियन हारा। अब जब ये संधि होती है, यानी ट्रीटी होगी, कुछ शर्त होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ चीजें इसे फाइनलाइज की होगी। तो देखते हैं क्या क्या सैलेंट फीचर्स थे या हाईलाइटेड पॉइंट्स थे ट्रीटी ऑफ वियना के। तो बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्टेड टू पावर इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी का जो था, यानी लुइस के खानदान की हम बात कर रहे हैं, लुइस 16 तक हमने देखा था। तो लुइस वाला जो खानदान वाला पार्ट था, तो वो क्या होता था कि उसको मतलब वापस से राजा बना दिया गया। यानी नेपोलियन के हारने के बाद या उसके बाद बर्बन वाला यानी लुइस 18 लुइस 19 की अगर हम बात करेंगे तो वो राजा बनेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो लुइस 16 का भाई जो था उसको वापस से पावर में लाया जाएगा। तो फ्रांस का राजा वापस से बर्बन डायनेस्टी वाला बन जाता है। उसके बाद फ्रांस डिस्पोज्ड ऑफ हिज कंकर्ड टेरिटरी, यानी फ्रांस ने जो जो टेरिटरी जीती थी उसको छीन लिया जाता है। उसके बाद किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ एंड जेनेवा इन द साउथ। मतलब अब क्या होता है, ये सारे देश मिलके फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम सेटअप करते हैं जिसका नाम था नीदरलैंड। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी हम जानते हैं और यहीं के लोगों को डच पीपल भी कहते हैं। तो नीदरलैंड एक नॉर्थ में बनाया गया और साउथ में एक जेनेवा नाम का एक किंगडम। मान लो कि ये फ्रांस है तो यहाँ पे नीदरलैंड बना, यहाँ पे जेनेवा बना। ये दो देश स्टैब्लिश किए गए किंगडम, जिससे कि फ्यूचर में कोई फिर से नेपोलियन की तरह कोई रूलर ना आके अपने किंगडम को एक्सपैंड करे। मतलब उसको तुरंत वहीं पे चेक पॉइंट की तरह बनाया गया कि वहीं पे रोक दिया जाए। तो दो किंगडम बनाया गया, नीदरलैंड और जेनेवा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अब चारों देश मिलके जब लड़े तो जब टेरिटरी जब छीन ली गई नेपोलियन से, तो फिर क्या होगा, कुछ कुछ अपना शेयर भी तो रखेंगे कि भाई मुझे भी तो मिलना चाहिए, यानी कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो क्या होता है, ऑस्ट्रिया को पूरा नॉर्थ इटली का रीजन ऑस्ट्रिया को मिल जाता है क्योंकि वो भी इस लड़ाई का पार्ट था। रशिया को पोलैंड मिलता है। प्रूशिया जो देश था, आगे हम देखेंगे प्रूशिया कौन सी देश की बात हो रही है, आगे के टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल प्रूशिया समझते हैं क्योंकि अभी प्रूशिया नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता, उस वक्त था, आगे इसका नाम चेंज होगा। तो सैक्सोनी नाम का एक टेरिटरी था इटली के जस्ट ऊपर, तो वो रीजन प्रूशिया को मिलता है। तो अब एक सवाल यहां पे आता है कि देखो चार देश यहां पे लड़े थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्दर्न इटली, प्रूशिया को सैक्सोनी, रशिया को पोलैंड, ब्रिटेन को क्या मिला। तो देखो यहाँ पे ब्रिटेन ने कुछ लिया नहीं, लेकिन उसको ना चाहते हुए बहुत कुछ मिल गया। क्योंकि देखो नेपोलियन एक सबसे बड़ा खतरा था ब्रिटेन की सुपरमेसी के लिए। मतलब ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश था, लेकिन नेपोलियन एकदम टक्कर की तरह मतलब उसको चैलेंज कर रहा था। मतलब उसके टाइटल को, चैंपियनशिप को खतरा था। तो एक तरह से इसी ने सबको कंबाइन किया, मर्ज किया, इकट्ठा किया हराने के लिए। तो उसने कुछ टेरिटरी तो नहीं ली, लेकिन एक तरह से उसका राइवल खत्म हो गया, मतलब बादशाहत उसकी कायम रही। तो सबसे बड़ी चीज तो उसी को मिल गई बिना कुछ लिए भी। एंड द लास्ट वन इज द नेपोलियन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स was not change। अब ये आगे के जब हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब समझाऊंगा तब वहां पे क्लियर होगा कि कन्फेडरेशन ऑफ राइन क्या होता है। मोटा माटी ये समझ लीजिए कि जो जर्मन टेरिटरी थी ना, जर्मनी जो थी वो 300 स्टेट में बटा हुआ था। जैसे इंडिया में आज 28 स्टेट है, तो जर्मनी 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ट्रेड
और व्यापार ये सब होने में काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि इस देश से जाएगा तो वहां चेक पॉइंट पे चेकिंग वेकिंग होगी, पास होगा, ये सब होगा। तो नेपोलियन ने क्या किया, 300 को मर्ज करके 39 स्टेट में मर्ज कर दिया, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में बना दिया, जिससे कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सब कुछ बेटर तरीके से हुआ। तो अब देश को, टेरिटरी को कंबाइन किया गया, तो फेविकॉल से तो होगा नहीं, कोई लीगल फरमान होगा, लीगल लॉ होंगे। तो जिस लॉ के तहत मतलब 300 स्टेट को 39 में कन्वर्ट किया गया, उसको बोला गया कन्फेडरेशन ऑफ राइन। यहां पे जो वर्ड आएगा RHINE, कन्फेडरेशन ऑफ राइन। तो ये ऑफिशियल ऑर्डर था जिसके तहत मतलब वो किया गया, मर्ज किया गया 39 जर्मन स्टेट्स को। तो इसको नहीं छेड़छाड़ी किया गया, मतलब ये चाहते तो बोला कि ये नेपोलियन ने 39 में कन्वर्ट किया, इसको वापस से 300 में कन्वर्ट कर दो। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज 39 का 39 ही रहने दिया। तो हमने तो ये समझ लिया कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या शर्त रखी। लेकिन हम जो टॉपिक देख रहे हैं कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, इसमें पूरा ये टॉपिक कहां से रिलेट हो रहा है। तो यानी अभी हमने देखा जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ और नेपोलियन कहानी खत्म हो गई, तो वापस से बर्बन डायनेस्टी आ गई, यानी पुरानी सिस्टम वापस से आ गई। तो आ गया ना फिर से न्यू कंजर्वेटिज्म वापस से 1815 में। तो ये टॉपिक वही बोल रहा है। लेकिन यहां पे देखो एक वर्ड है न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म यानी पुराना सिस्टम फिर से नहीं आया, पुरानी चीजें नहीं आई, न्यू आई, मतलब थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आया। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, समझना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी पिछली बार तो कांड हो चुका था, यानी लुइस 16 और उसका पूरा बर्बन डायनेस्टी तबाह हो चुका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा। तो इस बार जब मौका वापस से मिला तो एक एक चीज को फूक फूक के कदम रखा जाएगा ना, कि फिर से कोई वैसा चीज ना हो जाए। मतलब कुछ भी एक ऐसा होगा, हरकत होगी जनता के द्वारा, तो उसको कर्ब किया जाएगा। कर्ब मतलब उसको रोका जाएगा, रोकथाम किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे न्यू वर्ड यूज किया गया, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में अपडेटेड थॉट के साथ वापस से ये रूल करने शुरू करेंगे बर्बन डायनेस्टी वाले। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि कंजर्वेटिव रिजाइम डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। इस बार का जो कंजर्वेटिव रिजाइम था ना, एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्रिटिसिज्म यानी निंदा और डिसेंट, यानी कोई उसकी बदनामी करे, उसकी नेगेटिव बातों को फैलाए कहीं भी, इस बार बर्दाश्त के बाहर था। क्योंकि एक छोटी सी भी चीज को वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी जस्ट बोला दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। उसके बाद क्या हुआ, अगर इन केस कोई ऐसा करता हुआ मिला तो अटेम्प्ट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, सब कुछ कंट्रोल अपने पास अब रख रही थी, किसी पे भरोसा नहीं था, तो वो क्या कर रही थी, कर्ब एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज जो उनकी सत्ता पे जो उंगली उठा रही थी, क्वेश्चन कर रही थी, लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रही थी, उन सारी एक्टिविटी को ये कर्व करना, रोकना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, और उसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर भी रहा है जनता के साथ, तो उसके लिए उन्होंने सेंसरशिप लागू कर दी, यानी गवर्नमेंट की इंटरनल चीजें या जो भी एक्टिविटी है जनता तक पहुंच ही ना पाए, अच्छी अच्छी चीजें ही पढ़े, जैसे हमने पिछले बार देखा था सेंसरशिप क्या होता है। तो यानी हर चीज के ऊपर सेंसरशिप न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम यानी बर्बन डायनेस्टी ने लगा दिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो किताबें हो, प्लेज हो, गाने हो, हर चीज पे सेंसरशिप, यानी जो भी रिलीज होगा, सॉन्ग्स, बुक्स जो भी होगा, तो अच्छी अच्छी बातें ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट मतलब बताई जाएगी, गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव चीजें छुपा दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें हुई, और एक समय अब ये कैसे एक फैक्टर बनेगा नेशनलिज्म बढ़ाने का, तो सिंपल सा है, मान लो कोई कितना भी कमजोर हो, मान लो क्लास में कोई कमजोर सा बच्चा, मैं रोज आऊं और एक थप्पड़ मार दूं उसको, चलो वो पहली बार कुछ नहीं बोले, दूसरी बार मैं आऊं फिर एक थप्पड़ मार दूं, चलो उसने भी फिर नहीं बोला, तीसरी बार मार दूं, तो तीसरे चौथे बार कभी तो बोलेगा मंदिर का घंटा समझा क्या कि बजा जाते हो। यानी एक लिमिट होती है सबके सहने की, यानी वापस से जुल्म शुरू हो गया। तो एक समय तो आएगा जब फिर से जनता आवाज उठेगी, क्योंकि अब जनता भी अपडेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, तो फिर तो आवाज उठेगी। तो इसका अगला पार्ट हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, 1830 में इनकी भी कहानी फिर से खत्म हो जाएगी, नया रूल आएगा वापस से, तो वो सब हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने जो हम टॉपिक अभी हम पढ़ रहे थे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इस टॉपिक में मतलब हम ये देख रहे थे कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पूरे यूरोप में देशभक्ति डेवलप करने का। तो अब तक हमने 3 फैक्टर हमने देख लिया। सबसे पहला था राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, दूसरा फैक्टर हमारा था लिबरल नेशनलिज्म, यानी उन्होंने क्या डिमांड रखी, तीसरा फैक्टर हमने देखा कि कैसे वापस से न्यू कंजर्वेटिज्म सिस्टम आया नेपोलियन को हराने के बाद, और फिर उनके जुल्म सहते सहते
कैसे फिर लोगों ने रिवॉल्ट यानी बाउंस बैक किया। चौथा फैक्टर जो आता है जो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को डेवलप करेगा वो है द रिवोल्यूशनरीज, यानी इस फैक्टर में हम देखेंगे कुछ क्रांतिकारी होंगे। अब जैसे हमारे देश में कुछ क्रांतिकारी थे जैसे सरदार भगत सिंह और इस टाइप से चंद्रशेखर आजाद, ये सब के नाम सुने होंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे देश में ही देशभक्त मतलब क्रांतिकारी होंगे, यूरोपियन पीपल भी होंगे, नाम अजीब अजीब हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ क्रांतिकारियों ने कुछ रोल प्ले किया जो पूरे यूनिटी डेवलप की, नेशनलिज्म डेवलप किया, सब इकट्ठा हुई और मोनार्किक सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाई। तो जैसे इनका काम क्या था, ये क्रांतिकारी करते क्या थे? अब देखो आजादी तो उनको पानी नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है मोनार्की सिस्टम ही मेन दुश्मन था। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इन रिवोल्यूशनरीज का, तो इनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था ये देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ट्रेनिंग द रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेडिंग देयर आइडियाज थ्रू आउट द यूरोप, यानी रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना अपने जैसे लोगों को और उस आइडिया को पूरे यूरोप में फैलाना जिससे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशनरीज ज्यादा होते जाएं। उसके बाद मोनार्कियल गवर्नमेंट जो था यानी राजा वाला जो सिस्टम था उसको अपोज करना। और तीसरा लिबर्टी और फ्रीडम, यानी आजादी मिले और सबको इक्वलिटी मिले, इस चीज के लिए वो थ्रू आउट द यूरोप लड़ते थे। और इस चीज में बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज थे, तो हम सबका नहीं मतलब कुछ फेमस हैं उनके हम देख लेते हैं। जैसे गिउसेप्पे मज़ीनी काफी फेमस थे, एक क्रांतिकारी थे, इटली में इनका जन्म होता है इन द ईयर 1807। अब ये क्या थे, शुरुआत में जब ये छोटे थे तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी। सीक्रेट सोसाइटी कहने का मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारियों के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वहां पे सीक्रेट सोसाइटी कहा गया। तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था जिसका नाम था कार्बोनेरी। कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने ज्वाइन किया था, वहां पे इनकी ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ। बाद में जब ये खुद ट्रेंड हो गए तो फिर बाद में इन्होंने अपनी खुद की 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप। अब ये यंग इटली जो था वो मार्सेल्स में बनाई, यंग यूरोप जो था वो बर्न में बनाई। मार्सेल्स इटली में है और यंग यूरोप आपका बर्न में, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। तो ये 2 सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने खुद बनाई, क्रांतिकारियों के एक ग्रुप था ये समझ लो आप। और कार्बोनारी, अब देखो एक चीज बता दो, कार्बोनारी नाम था, कार्बन से रिलेटेड था ये। तो कार्बन यानी ये क्या करते थे, लैंप रखा करते थे, जो केरोसिन ऑयल होता ना। अब कुछ भी जैसे कुछ हमला हुआ, मोनार्की सिस्टम के साथ मुठभेड़ हुआ, टक्कर हुआ, तो वो लैंप उठा के फेंक देते थे। अब मान लो कि जब केरोसिन ऑयल गिरा तो वहां पे आग लग जाती थी, कार्बन यानी राख बन जाता था, तो इसीलिए उस ग्रुप का नाम कार्बोनेरी रखा गया था। तो उसके ये मेंबर थे। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि उन्होंने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई, तो 2 बनाई, ये ध्यान रखना, यंग इटली, यंग यूरोप। जगह कौन सी है ये भी आपको ध्यान रखना है, किस जगह पे इन्होंने बनाया। अब देखो इनका जो काम था ना, ये चाहते थे कि इटली एक यूनाइटेड नेशन बन जाए। हम आगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पूरी कहानी इनकी और थोड़ा सा देखेंगे। इनके काम के कारण एक जो ड्यूक मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, उसने एक स्टेटमेंट कहा, मज़ीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब देखो जैसे मैंने हमेशा बोला है कि बोर्ड में कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं स्टेटमेंट वाइज और उसको जस्टिफाई करने आता है तो वो टिपिकल हो जाता है और क्वेश्चन बनता है। तो 703 नंबर में यहाँ सवाल बनता है कि मज़ीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो ड्यूक मेटरनिक ने कहा। किसके लिए कहा, तो गिउसेप्पे मज़ीनी के लिए कहा। हो सकता है ये मज़ीनी वर्ड ना दे, यहाँ मज़ीनी की जगह ही लिख के क्वेश्चन पूछ ले। और इस लाइन से ये क्या कहना चाह रहा है, तो देखो क्या हुआ कि मज़ीनी के जो काम था, उसके काम से जितने भी मोनार्कियल लोग थे वो एफ्रेड होने लगे, डरने लगे। मतलब उनको अब लगने लगा कि कहीं सच में ये जो काम कर रहा है क्रांतिकारी को इकट्ठा करना और इस टाइप से चीजें हो रही है, तो कहीं हमारा जो बेस ही हिला ना दे, मतलब हमें अपना सिस्टम ही बंद ना करना पड़े, अपना दुकान ही बंद ना करना पड़े। तो डर के मारे ये अपने जितने भी भाई लोग थे, इसके भाई लोग यानी मोनार्कियल और भी राजा थे, उनको एक चेतावनी दे रहा है, बच के रहो। यानी मज़ीनी जो है सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर का, यानी हमारे समाज का। हमारा समाज मतलब राजाओं के सिस्टम की बात हो रही है, तो इससे बच के रहना है, मतलब एक चेतावनी दी गई मेटरनिक के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो गिउसेप्पे मज़ीनी के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये एक नॉर्मल ओवरव्यू में हम यूज करेंगे कि ये इनका भी कुछ रोल था थ्रू आउट द यूरोप, छोटे छोटे रूप में। 5वां जो पॉइंट आता है रोमांटिसिज्म एंड द नेशनल फीलिंग। तो ध्यान रखना, बुक में आप जब देखोगे ना तो ये रोमांटिसिज्म अलग ही टॉपिक है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है देशभक्ति को डेवलप करने का, तो उसको हमने यहीं पे इंक्लूड कर दिया। इसको अलग से दिया है लेकिन इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आता है रोमांटिसिज्म होता क्या है।
एक्चुअली देखो ये वर्ड तो साफ साफ सुना सुना सा लग रहा है, रोमांटिक, उसके बाद ISM जुड़ा हुआ है। रोमांटिक तो सब जानते हो क्या होता है, रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, मूवीज होती है, प्यार मोहब्बत। तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाली कोई भी चीज नहीं है। होता क्या रोमांटिसिज्म है, तो बहुत ही खतरनाक चीज है, अभी मैं समझाता हूं और पता चल जाएगा कि कैसे रोमांटिसिज्म एक देशभक्ति डेवलप करने के लिए सबसे खतरनाक हथियार है। पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट विच डेवलप सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म। मतलब आर्टिस्टिक, लिटरेचर से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल चीजों से रिलेटेड जो एक ऐसा मूवमेंट है जिससे कि देशभक्ति डेवलप होती है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं। लड़ाई दो तरीकों से लड़ी जाती है, एक तो तलवार के दम पे, एक होता है कलम के दम पे। तो पावर ऑफ पेन हम बात कर रहे हैं, कलम की ताकत से लड़ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मैदान में जाके या बैटल ग्राउंड पे जाके एक दूसरे की आंखें फोड़ रहे हैं या इंक फेंक रहे हैं। मतलब हुआ कि आप अपने रचना, अपनी अपने दिमाग का यूज करके, अपनी क्रिएटिविटी से आपने कुछ ऐसी रचनाएं रची जिससे कि लोगों में अंदर से चीजों को मतलब डेवलप कर रहा है। आपके रचनाएं क्या क्या हो सकती है, आपके दिमाग का यूज करके आप पेंटिंग बना सकते हो, आप किसी देश के नेशनल एंथम लिख सकते हो, झंडा डिजाइन कर सकते हो, पोएम लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, अपनी ग्लोरी एंशिएंट पास्ट को यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, डांस का यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का यूज करके जब आप किसी के अंदर देशभक्ति जज्बात मतलब जगाते हो ना, तो वो होता है रोमांटिसिज्म। और ये बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि आप तलवार के दम पे किसी को डरा धमका के एक दो को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पावर ऑफ पेन यानी इस इंटेलेक्चुअल चीजों का यूज करके आप मेंटलिटी, पूरी देश की मेंटलिटी आप चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज होता है रोमांटिसिज्म। अब एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, अभी आप समझ में आ जाएगा रोमांटिसिज्म होता क्या। जैसे बॉलीवुड में कुछ गाने हैं, कुछ ऐसे गाने हैं जिसको सुन के लगता है कि मतलब रगों में खून दौड़ रहा है। जैसे एक चक दे इंडिया का गाना है, कुछ करिए नस नस मेरी बोले। तो आप उस गाने को फील करोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। चाहे संजू मूवी का ये गाना था, कर हर मैदान फतेह, तो वो भी उसी टाइप का। एक और फीलिंग समझ लो, जैसे कि जब हमारे सोल्जर्स पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारते हैं, जब खबर आती है कि हमने उतनों को ढा दिया, गिरा दिया, अलग जो फीलिंग आती है वो रोमांटिसिज्म है। जब वर्ल्ड कप मैच होता है, कोई खेल होता है, ओलंपिक होता है, पूरे वर्ल्ड के सामने जब हमारा जनगण मन बजता है और पूरा वर्ल्ड जब खड़ा होता है, तो जो गूज बम्स आते हैं वो रोमांटिसिज्म फीलिंग है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा रोमांटिसिज्म। तो ये एक इंटरनल जोश है, इंटरनल मतलब ये किसी डरा धमका का नहीं होता है। तो ये सबसे पावरफुल चीज थी जो बहुत सारे लिटरेचर राइटर्स या जो किताब लिखने वाले आए और अपनी रचनाओं से, अपनी चीजों से, अपने स्लोगन से देशभक्ति को डेवलप किया, लैंग्वेज, नॉलेज, इन सब चीज का यूज करके। तो ये समझ में आ गया होगा रोमांटिज्म। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। जैसे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी क्या किया, लोगों को, जैसे कि हमने देखा था ला पैत्रे और ला सिटियोन, दो टर्म आए थे। ला सिटियोन आया था एक कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन की बात हुई थी, तो वो फ्रेंच वर्ड था। उसी तरह दास वोक एक जर्मन वर्ड है, इसका भी सेम मीनिंग होता है कॉमन पीपल। मतलब यानी जैसे फ्रांस ने, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, फ्रांस लीड कर रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो जैसे फ्रांस में एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप की गई ला सिटियोन से, तो उसी तरह दास वोक दिया जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने, जिससे कि लोगों को लगे कि हम भी कॉमन है, हम भी बराबर हैं, इक्वलिटी है सब में। तो ये ऐसे दिया। वोल्जेइस्ट एक वर्ड दिया, ट्रू इन द नेम ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, ये कुछ वर्ड्स दिए जिससे कि लोगों को लगे नहीं हम एक हैं। उसके बाद कैरोल कुरपुंस्की, एक पोलैंड से बिलोंग करते हैं। ये पोलैंड में ये ओपेरा डांस शो करते थे, वहां के फोक डांसेस दिखाते थे। ओपेरा शो समझ लो एक तरह से हमारे देश का थिएटर हो जाए, या हॉलीवुड की मूवीज में आप ओपेरा शो देखते होगे। जैसे हैरी पॉटर, सॉरी, ये स्पाइडरमैन फार अवे फ्रॉम होम में एक सीन आता है कि ओपेरा शो देखने जाते हैं, इस टाइप से। तो वो ओपेरा शो मतलब थिएटर टाइप का होता है। तो ये ओपेरा शो दिखाते थे। पोलैंड के दो लोकल डांस जो थे, उसका नाम था माजूरका और पोलोनेज, ये दो डांस दिखाते थे। और मतलब वहां का राष्ट्रीय, समझ लो आप, वहां का राष्ट्रीय डांस था, मतलब उनके कल्चर से जुड़ा हुआ था। तो इसने क्या किया, इसी डांस को नेशनल सिंबल बना दिया, लोगों को यूनाइट करने के लिए, कि जो इस डांस को जानता है वो एक साथ आए और मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने कल्चर, इन सब चीजों को भी यूज किया लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी देने के लिए। तो ये था रोमांटिसिज्म। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आगे अब चैप्टर में आते रहेंगे। क्वेश्चन अकेले रोमांटिसिज्म के ऊपर बन सकता है,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जितने भी पॉइंट्स हमने देखे थे वो सारे रोमांटिसिज्म से रिलेटेड थे, तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो आगे धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे।